किसी जाति धर्म कोई क्षेत्र को देखे हुए पूरब हो पश्चिम हो उत्तर हो दक्षिण हो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, सबके लिए विकास कर रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहे हैं, नए नए ट्रामवे बन रहे हैं, नए बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। तो क्या वो किसी एक जात धर्म को लेकर चल के लिए हो रहे हैं? नहीं, सबके लिए हो रहे हैं। तो वैसे जो दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की गई, इस आते कि भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, और ये आर्थिक मजबूत तभी हो सकते हैं जब अटक से कटक से कश्मीर से कामरूप तक भारत मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजबूत हो, जैन पारसी सभी उसमें, पूरे भारतीय बस। वो ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, एक दूसरे से अच्छे संबंध बने। इसके लिए जरूरी था कि दुनिया में हर देश को स्वतंत्र किया जाए, उनकी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हो, दुनिया के साथ वो कदम मिला के चल सके। तो इस दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की बात आई, वर्ल्ड इकोनॉमिकल वर्ल्ड ऑर्डर आया, आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया में वैश्वीकरण पे जो जोड़ने की बात आई, इसने भी पूरी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन को मजबूत किया और उपनिवेशीकरण को कमजोर किया। इसके साथ साथ तो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो रहा कि जो महाशक्तियां उपनिवेश की हुई थी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना, यह सबसे बड़ा कारण था। बाकी सारे कारण आगे पीछे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण अगर एक शब्द में कोई पूछे कि डीकोलोनाइजेशन का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डीकोलोनाइजेशन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका 1776 में आजाद हुआ, वो एक विशेष कोई ऐसा मैटर था। लेकिन अमेरिका के आजाद होने के बाद भी इन यूरोपियन महाशक्तियों के पास बहुत बड़ा क्षेत्र पे कब्जा था। तो अगर वास्तव में हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध और विशेष रूप से हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया में डीकोलोनाइजेशन चला, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था इन औपनिवेशिक सत्ता की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। जब आपके पॉकेट में खुद भूसी नहीं रहेगा तो अपने ही संभाल ले आइए, बहुत दूसरे को क्या आप कब्जा करेंगे। तो अगर एक लाइन में कारण पूछा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के यूरोपियन देशों के जिन उपनिवेशिक सत्ताओं ने दुनिया को अधीन किया था, उनकी आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, अर्थव्यवस्था का कमजोर होना डीकोलोनाइजेशन का सबसे बड़ा कारण था। अब डीकोलोनाइजेशन का जो प्रभाव पड़ा, तो दुनिया में तमाम देश आजाद हुए। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। 4 जुलाई 1776 को यूएसए अमेरिका आजाद हुआ। 13 कॉलोनियां थी जो आजाद हुई। 4 जुलाई 1776 तो अमेरिका आजाद हुआ। 1902 में क्यूबा आजाद हुआ। 1919 में अफगानिस्तान जो यूके ब्रिटेन का कॉलोनी था आजाद हुआ। हालांकि कभी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो बात की बात है, आजाद हुआ। 1943 में लेबनान फ्रांस से आजाद हुआ। 1943 में 1947 में बहुत बड़ी दुनिया में घटना हुई जब भारतवर्ष आजाद हुआ अंग्रेजों से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से आजाद हुआ। 2 राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे क्षेत्र हमारे अभी विदेशी सत्ता के अधीन थे, कॉलोनी थी। 1954 में पांडिचेरी जो है फ्रांस से मुक्त हुआ, भारत का ही एक क्षेत्र रहा वो भी, जिसे फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, कॉलोनी बना लिया था। तो
1954 में पांडिचेरी मुक्त हुआ। 1961 में गोवा, दमन द्वीप पुर्तगाल से आजाद हुआ। यानी भारत पूर्ण रूप से हम कहें तो 1961 में आजाद हुआ राजनीतिक रूप से, क्योंकि कुछ हिस्सा रह गया था। 1954 में पांडिचेरी मुक्त हुआ फ्रांस से, 1961 में गोवा, दमन द्वीप पुर्तगाल से मुक्त हुआ। हमें आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन जो संपूर्ण भारत का हम मुक्ति था वो नहीं हुआ। हम देखें तो 1954 में पांडिचेरी से फ्रांस से पांडिचेरी मुक्त हुआ। 1961 में गोवा, दमन द्वीप पुर्तगाल से मुक्त हुआ। और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारा पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, अभी मुक्त नहीं हो पाया है। चीन ने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है, जिसे मुक्त कराना होगा। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारा एक नया भारत होगा। अभी भारतवर्ष को एक नई आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। अभी भी हमारे बहुत बड़े हिस्से पे पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर लिया है। तो अभी हम पूरी आज़ादी हम तो नहीं कहेंगे, मेरा अपना विचार है, अभी हमारी आज़ादी की लड़ाई अभी बाकी है। खैर, एक दिन जरूर होगा। बिस्मिल की एक पंक्ति है कि इलाही ऐसा भी दिन होगा जब अपनी जमी होगी अपना आसमां होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके और अक्साई चीन भी भारत के मानचित्र में शामिल होगा। भारतीय तिरंगा और भारतीय सिक्का और भारतीय झंडा वहां लहराएगा। तो इस तरह से हम देखें तो 1970 में, 1961 में गोवा, दमन द्वीप, 1954 में पांडिचेरी फ्रांस से, 1970 में मस्कट ओमान यूके से, 1982 में कनाडा जो डोमिनियन स्टेट था यूके से अलग हुआ। 1997 में, 1970 में मस्कट और ओमान यूके से स्वतंत्र हुए, डीकोलोनाइजेशन हुआ। और 1982 में कनाडा जो यूके का ही एक डोमिनियन स्टेट था उससे स्वतंत्र हुआ। और 1997 में हांगकांग को यूके से स्वतंत्र हुआ और चाइना को दिया गया, चीन को दे दिया गया। यूके से चीन को ट्रांसफर हो गया हांगकांग। और हम देखें तो 2006 में मांटीनिग्रो सर्बिया से डीकोलोनाइज हुआ, सर्बिया से आज़ाद हुआ। तो इस तरह से ये डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया रही सर्बिया से। तो ये डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया रही। तो डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया हम अगर देखें तो ठीक से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में तेजी आई। और उसका सबसे बड़ा कारण इन औपनिवेशिक जो साम्राज्यवादी शक्तियां थीं, औपनिवेशिक सत्ताएं थीं, औपनिवेशिक देश थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुआ। उन देशों में जहां ये उपनिवेश किए हुए थे वहां जागरूकता आई, उसमें बहुत बड़ा योगदान शिक्षा दीक्षा का रहा। लोगों ने अपनी जागरूकता समझा, अपनी जिम्मेदारियां समझा, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़े, संयुक्त राष्ट्र संघ आया। यह अलग बात है कि बाद में हम देखें तो औपनिवेशन काल की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई पूरी दुनिया में, जिसे हम न्यू कोलोनाइजेशन कहते हैं। न्यू कोलोनाइजेशन आज अमेरिका दुनिया के बहुत सारे देशों पर अपने प्रभाव,
स्थापित कर अपने आर्थिक लाभ अन्य लाभ उठा रहा है। यही काम और यूरोपियन शक्तियां, खास करके रसा 90-91 में विखंडन के बाद कुछ रसा कमजोर पड़ा और अब अमेरिका और रसा को पीछे छोड़ते हुए चीन न्यू कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया में, नए औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में अपने चंगुल में दुनिया के देशों को ला करके शोषण करने का प्रयास कर रहा है। खैर, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो डीकोलोनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उपनिवेशी देश जिनको गुलाम बनाया गया था वो अपने औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त होते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद।